दिन था 23 जनवरी 1989 और जगह थी जापान। जापान की मिज़ाटो पुलिस दो लड़कों को अरेस्ट करती है एक डबल मर्डर के केस के रिगार्डिंग पूछताछ के लिए। पुलिस ने हिरोशी मियानो और जो ओगुरा को दिसंबर 1988 में की गई एक 19 साल की लड़की की किडनैपिंग और रेप के आरोप में गिरफ्तार किया था। और पूछताछ के दौरान पुलिस देखती है कि ये दोनों लड़के काफी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं और पुलिस को इन पे और शक हो जाता है। पुलिस जब इनके घर पे चेक करने जाती है तो पुलिस को वहां से लेडीज के अंडरगारमेंट्स, अंडरवेयर्स एंड और भी काफी उनकी पर्सनल चीजें मिलती है, जिससे कि एक चीज तो कंफर्म हो जाती है कि ये दोनों लड़कों का ये गर्ल्स विमेन रिलेटेड क्राइम्स में कोई बड़ा हाथ तो जरूर है। और पुलिस जब इन दोनों के साथ सख्ती से पूछताछ करती है तो इनमें से एक लड़का हिरोशी मियानो पुलिस के सामने एक ऐसी कहानी रखता है जो कि पूरे जापान और पूरी दुनिया को उस टाइम हिला के रख दिया था। वेलकम टू मिस्टर सस्लेट। वी आर कवरिंग द केस ऑफ जंको फुरुटा। जंको फुरुटा एक 17 साल की स्मार्ट एंड टैलेंटेड लड़की जो कि स्कूल में हमेशा अच्छे नंबर से पास हुआ करती थी, जिसने अभी तक अपना स्कूल भी ख़त्म नहीं किया था और उसके पास काफ़ी कंपनीज के ऑफ़र आने लगे थे, जो कि दिखने में काफ़ी गुड लुकिंग थी और उसको स्कूल में काफ़ी सारे प्रपोजल्स भी आते थे, जो कि मोस्टली वो रिजेक्ट ही कर देती थी क्योंकि उसको अपने करियर पे ध्यान देना था, उसको अभी रिलेशंस के चक्कर में नहीं पड़ना था। जंको का एक छोटा सा फैमिली था जिसमें उसकी मम्मी, उसके पापा एंड उसके 2 भाई साथ में रहा करते थे। आप सोच के देखिए, एक 17 साल की लड़की अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम वर्क भी करती थी एक टीवी के शोरूम में अपने फैमिली को हेल्प करने के लिए, और वो अपने पार्ट टाइम वर्क से 7 या 8 बजे रात को घर वापस आती थी। 25 नवंबर 1988 जंको फुरुटा डेली की तरह अपने काम से घर जा रही थी साइकिल लेके। जंको फुरुटा अपनी साइकिल से अपनी घर की तरफ बढ़ी रही थी, उतने में एक लड़का एक स्कूटी लेके उसके पीछे आता है। जंको को पता चल जाता है कि ये लड़का कब से मेरा पीछा कर रहा है और अभी वो कुछ सोच या समझ पाती उससे पहले वो लड़का उसको अपनी साइकिल से लात मार के गिरा देता है। ये सब जंको को बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि ना उसका कोई दुश्मन था और ना उसने कभी किसी से लड़ाई करी थी, तो वो सोच रही थी कि ये लड़का आखिर उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। ये स्कूटी वाले लड़के ने जंको को साइकिल से नीचे गिरा दिया था और अब वो उस पे लात ही लात बरसाया जा रहा था। इतने में ही एक दूसरा लड़का पीछे से आता है और वो ये स्कूटी वाले लड़के को धमका के वहां से भगा देता है। जंको इस लड़के को पहचान जाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो लड़का आया था इसका नाम था हिरोशी मियानो। हिरोशी मियानो जंको को पहले बहुत बार प्रपोज कर चुका था, लेकिन जंको उसको रिजेक्ट कर रही थी। लेकिन आज जंको को इसका एक अलग रूप देखने को मिला कि ये उसकी हेल्प कर रहा था। जंको को कंफर्टेबल लगा। हिरोशी ने उसको हाथ से खड़ा किया, साइकिल से उसकी साइकिल को खड़ा किया और वो फिर उसको कहता है कि रात का टाइम है और तुम्हें अभी अकेले नहीं जाना चाहिए, और वो हिरोशी के साथ चली जाती है उस पर ट्रस्ट करके, क्योंकि उसके सामने तो हिरोशी एक अच्छा इंसान बन रहा था। जंको अपनी साइकिल लेके हिरोशी के पीछे पीछे चल रही थी। अब उसको बहुत कंफर्टेबल लग रहा था हिरोशी के साथ चलना क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। हिरोशी के साथ चलते चलते एक अंधेरा रास्ता आता है जो कि ऑब्वियसली जंको के घर की तरफ ही जा रहा था, लेकिन यहाँ हिरोशी एकदम से रुक जाता है। तो जंको उससे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन इतनी देर में जो लड़का अभी स्कूटर से इसको परेशान कर रहा था वो भी बाहर आता है और बाकी 2 लड़के जिसको जंको जानती भी नहीं थी वो भी बाहर आता है वेंडिंग मशीन से। वो वेंडिंग मशीन के पीछे छुप रहे थे। जैसे ही जंको और हिरोशी यहाँ आए वो तीनों लड़के बाहर आए। अभी जंको को शायद से मोस्ट प्रोबेबली ये लग रहा होगा कि ये तीनों लड़के अब हिरोशी को मारने आए क्योंकि हिरोशी ने उनको धमकाया था, लेकिन यहाँ पे पूरा ही ट्विस्ट हो जाता है। ये चारों लड़के, इवन हिरोशी इंक्लूडिंग हिरोशी, ये चारों मिलके जंको पे अटैक करने लगते हैं और जंको को खींच के, लिटरली उसको खींच के, उसको फोर्स करके एक अंधेरी जगह पे ले जाते हैं। उसकी साइकिल को एक लड़का, चारों में से एक लड़का था जो उसकी साइकिल को भी ले लेता है और वो चारों जंको को एक ऐसे अंधेरे गोडाउन में ले जाते हैं और वहाँ पे एक ऐसी चीज़ चालू होने वाली थी, एक 44 डेज़ का नरक, एक 44 डेज़ का हेल चालू होने वाला था जिसने जापान के रूल्स को हमेशा के लिए बदल दिया। अब देखो, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये हिरोशी मियानो था कौन और वो जंको के पीछे क्यों पड़ा था। तो ये काफ़ी टाइम से चला आ रहा था। जब जब जंको अपने स्कूल से अपने घर जाती थी तब ये हिरोशी और उसके दोस्त
उसको देखा करते थे, उसके साथ फ्लर्ट करते थे, उसके साथ गंदे कमेंट्स पास करते थे। जबकि हिरोशी को एक्चुअल प्रपोज करना था जंको को, इवन इसका क्रश था जंको पे, लेकिन एज आई सेड जंको को रिलेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अभी उसको फोकस अपनी पढ़ाई पे करना था, अपने करियर पे करना था, इसलिए वो हिरोशी को मुंह पे मना कर देती कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है रिलेशन में। और अगर मैं आपको इस हिरोशी के बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो ये हिरोशी एक बोजोजुको नाम के लोकल क्राइम सिंडिकेट का पार्ट हुआ करता था। हाँ, लोग इसको अक्सर ही गलतफहमी में याकुजा के साथ कनेक्ट कर देते हैं। याकुजा जापान का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर सिंडिकेट था, लेकिन ये हिरोशी खुद को बस याकुजा का बताता था। इन रियलिटी ये बस एक छोटा मोटा बाइकर्स का गैंग था जो कि बोसोजुको नाम से जाना जाता था, लेकिन ये लोग खुद को याकुजा का दिखाते थे डर बनाने के लिए। तो उस रात जो ये इंसिडेंट हुआ, वो स्कूटी वाले का आना, जंको को परेशान करना, हिरोशी का आना और उसको बचाना, ये सब कुछ एक प्लान का पार्ट था। एक्चुअली में ये हिरोशी का ही प्लान था कि तू जंको को परेशान करना और मैं उसको बचाने आऊंगा ताकि वो मेरे पे ट्रस्ट करे और वो अंधेरे रास्ते तक मेरे साथ आए। ये चारों लड़कों का एक प्लान था जंको को किडनैप करने का, और ये किडनैप कोई नॉर्मल किडनैप नहीं होने वाला था। 25 नवंबर की रात ये चारों लड़के जंको को एक अंधेरे गोडाउन में ले जाते हैं, उसके सारे कपड़े उतरवा देते हैं, बारी बारी से उसका करते हैं, उसको मारते हैं, उसको पीटते हैं, उसके साथ टॉर्चर करते हैं। अब तारीख बदल जाती है, दिन आता है 26 नवंबर का। इन चारों ने ये डिसाइड किया था कि जब कोई 2 लोग बाहर जाएंगे तो बाकी के 2 लोग जंको के साथ हमेशा रहेंगे ताकि वो भाग ना पाए। और जब हिरोशी और उसका दोस्त बाहर गए अपने गैंग से मिलने के लिए, तो आप यकीन नहीं मानोगे, एक दिन में 12-12 लोग अब आने लगे थे जंको का करने के लिए। जब इन लोगों को पता चला कि इन चारों ने एक लड़की को किडनैप किया है और उसके साथ जो चाहो जो मर्जी कर सकते हो, और वो बस चिल्लाती थी, वो चीखती भी थी तो कोई सुनने वाला नहीं था। जगह भी ऐसी थी। ये जो 12 लड़के आए थे वो बाहर जाके और लोगों को कहते थे कि एक लड़की है, अगर तुम चाहो तो जा सकते हो वहाँ पे, उसके साथ जो मर्जी जो चाहो कर सकते हो, वो मना नहीं करेगी, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। अब जंको के मम्मी पापा को यहाँ टेंशन होना चालू हो गया था। 25 नवंबर की रात को जंको को वापस घर आ जाना चाहिए था, लेकिन 25 की रात चली गई, 26 का दिन चला गया और अब दिन आता है 27 नवंबर का। इस दिन जंको के मम्मी पापा के घर के फ़ोन पे एक कॉल आता है, और जब ये कॉल उसके मम्मी पापा उठाते हैं तो सामने से जंको बात कर रही थी। आपको लगेगा कि कुछ पॉजिटिव होगा, लेकिन नहीं। जंको सामने से बोलती है कि मम्मी पापा, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर ट्रिप में आई हूँ, मैं अपने तरीके से वापस आ जाऊँगी, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना और ना मेरे अगेंस्ट कोई पुलिस कंप्लेन करना, मुझे आने में काफ़ी टाइम लग सकता है। और फिर ये कॉल कट जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये कॉल उन चारों लड़कों ने जंको को धमकी देके करवाया था। अब उनको एटलीस्ट इतना रिलीफ तो हो गया था कि जंको अपने तरीके से गई है, एटलीस्ट वो सेफ है। अब इन चारों लड़कों ने जंको को गोडाउन से हटा के उनका ही एक दोस्त हुआ करता था जिनका नाम था शिनशिमा, उसके घर पे शिफ्ट कर दिया था। अब यहाँ पे जंको फैमिली के साथ रहने वाली थी शिनशिमा के। उनको पता था कि ये जो हिरोशी लड़का है, जो शिनशिमा का जो दोस्त है, वो लोकल गैंग के साथ जुड़ा हुआ है और वो काफ़ी ऐसे गैंगस्टर्स के कांटेक्ट में है जो उनकी लाइफ ख़राब कर सकता है। तो शिनशिमा के मम्मी पापा और उसका बड़ा भाई बस इसी में खुद को स्मार्ट समझते थे कि यही तो अच्छी बात है कि हम चुपचाप रहे, हम कुछ ना कहे, और स्मार्टनेस इसी में है कि हम कुछ ना बोले, इंटरफियर ना करें इन लोगों के बीच में। और हिरोशी और उनके दोस्तों ने मम्मी पापा को शिनशिमा के ये भी ऑर्डर दे रखा था कि जहाँ पे जंको को रखा गया है वहाँ पे ना आपको जाना है, ना उसको खाने पीने के लिए पूछना है, कुछ नहीं, आपको उससे कोई मतलब नहीं रखना है। जो जंको के साथ गोडाउन में हुआ करता था उससे बदतर हालत जंको की ये घर में आके हो रही थी, क्योंकि ये घर में उसके और दोस्त आने लगे थे। इवन शिनशिमा खुद अपने ही घर में एक लड़की के साथ ये सब हरकतें करता था। और बिलीव मी, अब ये जो लड़का है, ये जो सारे लड़के हैं, ये सब मिलके सारी हदें पार करने वाले हैं टॉर्चर की। अब मैं आपको एक एक करके वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो जंको डेली बेसिस पे सह जा रही थी। पहली, वो जंको को जिंदा कॉकरोच खाने के लिए दिया करते थे। कैन यू जस्ट बिलीव, जिंदा कॉकरोच उसको जंको खाया करती थी।
और वो अगर नहीं खाती थी तो उस पर और टॉर्चर किया करते थे, इसलिए उसको खाना पड़ता था। फिर उसको एक पूरे दिन में बस एक दूध का गिलास मिलता था उसको पीने के लिए, और वो अगर नहीं पीती थी तो वो भी ले लिया जाता था उससे। फिर एक ऐसी लड़की जिसने पूरी लाइफ में नशे पत्तों को हाथ तक नहीं लगाया, उसको 20-20 सिगरेट एक साथ मुंह में डाल दी जाती थी और उससे सिप मरवाते थे कि पूरी सिगरेट अंदर इनहेल कर और उसको फूंक। उसको पूरे दिन बिना कपड़ों के रखा जाता था। इसमें तो कोई नई बात अब रही नहीं है। लेकिन ये जो लड़के थे वो उसके प्राइवेट पार्ट में बियर की बोतल और ग्लास, टूटे हुए कांच, इवन वो कॉकरोच भी डाला करते थे। ये चार, आप इतना तो समझियो कि अब ये चारों लड़के और ज़्यादा हैवान बनते जा रहे थे, क्योंकि अब इनको डर नहीं था। इतने दिन हो गए थे, अब उनको लग रहा था कि अब झंको कहाँ जाएगी। अब इनके घर पे कॉल भी करवा दिया है तो झंको के मम्मी पापा पुलिस कंप्लेन भी नहीं करेंगे। अब तो वो झंको को अपना एक खिलौना समझ रहे थे। जब भी इनको कोई गुस्सा आता था या फ्रस्ट्रेशन निकालनी होती थी तो दो लड़के झंको को ऊपर पकड़ के रखते थे ऐसे पंचिंग बैग की तरह, और ये जो दो लड़के हुआ करते थे जोर जोर से झंको के पेट में पंचिस मारते थे जब तक झंको के मुंह से खून की उल्टी नहीं हो जाती थी। वैसे इस पॉइंट पे हमें लग सकता है कि झंको भागने का ट्राई क्यों नहीं कर रही थी, या फिर उसको चांस नहीं मिल रहा होगा, या उसने गिव अप मार दिया होगा। बट समझने जैसी बात यह है ना कि चार लड़के उसके साथ हमेशा रहा करते थे। उसके मम्मी पापा बैठे बैठे देखते रहते थे। लेकिन झंको को एक दिन ऐसा मिलता है जब वो फाइनली भाग के जा सकती थी। ये था किडनैप होने के 20th डे, मतलब 20वां दिन। अगर झंको थोड़ी और हिम्मत दिखाती तो इस दिन वो भाग के जा सकती थी। एक्चुअली में हुआ ऐसा था कि चारों लड़के नशे में भंड हो चुके थे। इतने ज़्यादा नशे में पड़े हुए थे रूम में, वो सेम रूम में थे जहाँ झंको को रखा था। झंको उठ के नीचे तक जाती है। झंको ने इतनी हिम्मत कर भी दी थी, वो उठ के नीचे तक जाती है और जो फ़ोन था उसमें कॉल भी कर देती है। कैन यू बिलीव, वो कॉल भी कर देती है और कॉल पुलिस स्टेशन लगा भी देती है। पुलिस वाला उठा भी देता है कॉल। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि चारों में से एक लड़का उस टाइम उठ जाता है। कोई आवाज झंको से छोटी सी हो जाती है जिसकी वजह से वो लड़का उठ जाता है और वो बाकी तीनों लड़कों को भी उठा लेता है। एंड ट्रस्ट मी, अब जो झंको के साथ होने वाला था वो आपने सोचा होगा उससे भी वर्स्ट होने वाला है। अब इन चारों का ईगो भी हर्ट हो गया था कि ये लड़की हमसे भागना चाहती है, हमसे दूर जाना चाहती है, और ये ईगो की वजह से उस दिन तो ये चारों ने उसको पकड़ के, हमारे जो रोंगटे होते हैं ना, बॉडी के जो हेयर्स होते हैं, उसको जलाना चालू कर दिया लाइटर से। 3 लड़के उसको पकड़ के रखे थे ताकि वो हिल ना पाए, और एक लड़का उसके पूरे रोंगटे को एक एक करके लाइटर से जला रहा था। और आप बस सोचो कि तब तक रखता था जब तक वो पूरे बाल निकल नहीं जाते थे, जल जल के पूरे। इतनी देर तक उसने झंको के पूरे बॉडी हेयर्स को जलाया। झंको अब तो चिल्लाना भी बंद कर चुकी थी। ये टाइम ऐसा आ गया था ना जब झंको ने गिव अप मार दिया था कि बस अब मैं यहाँ से भागना भी नहीं चाहती हूँ, अब जो होगा वो यहीं पे एंड हो जाएगा। अब मेनली ये जो महीना जापान में चल रहा था वो था दिसंबर, और दिसंबर की जापान की ठंडी आप सबको पता होगी, इतनी कड़कड़ती ठंडी की आप अपने कंबल में तक ठंडी महसूस करते हैं। जब झंको का टॉर्चर अपनी पीक पे था, जब ये लड़के अपनी सारी हैवानियत की हद पार कर रहे थे, तो एक बहुत नॉर्मल हो गया था। डेली न्यू लड़के आते थे और झंको को साथ संबंध बना के चले जाते थे। ये तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया था अब झंको के लिए। अब डेट आती है 14 जनवरी 1989। ये चारों लड़के झंको के सामने एक ऑफर रखते हैं। एक्चुअली में जापान में एक बहुत ही फेमस गेम है जिसका नाम है महजोंग सॉलिटेयर। ये एक ऐसा गेम है जिसमें ह्यूमन को अपना पूरा माइंड यूज करना पड़ता है तभी जाके वो जीतता है। ये एक बहुत ही माइंड लेवल का गेम है, ब्रेन, जिसमें आपको ब्रेन का यूज काफी करना पड़ता है। तो ये चारों लड़के झंको को एक ऑफर देते हैं कि अगर हम चारों के सामने तुम अकेली ये गेम जीत जाती हो तो हम तुम्हें जाने देंगे, हम तुम्हें फ्रीडम दे देंगे, हम तुम्हें इंडिपेंडेंस दे देंगे हमसे, और तुम्हें आराम से छोड़ देंगे इस घर से, ठीक है। लेकिन अब होता ऐसा है कि झंको अकेली इन चारों को इस गेम में हरा देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि एज पर रूल्स, एज पर ऑफर इन चारों को झंको को छोड़ देना चाहिए था, लेकिन उल्टा अब ये चारों और ज़्यादा
ईगोइस्टिक हो जाते, इनको और गुस्सा आ जाते कि ये लड़की हमें कैसे हरा सकती है। अब 14 जनवरी 1989 ये दिन जंको का फाइनली आखिरी दिन बन जाता है। जंको से ये गेम में हारने के बाद ये चारों लड़के इतने ज़्यादा वायोलेंट और गुस्सा हो जाते हैं कि उनको ये पता नहीं चलता कि वो जंको को उस दिन इतना ज़्यादा लोहे के किसी पाइप से और कितनी सारी अलग अलग चीज़ों से मारते हैं कि जंको ऑलरेडी वो डेड स्टेट में चली गई थी, वो डेथ के स्टेट में चली गई थी। उसने मूवमेंट बंद कर दी थी, उसने चिल्लाना बंद कर दिया था, उसने सब कुछ बंद कर दिया था, उसकी इवन आई मूवमेंट्स भी स्लो हो गई थी। अब उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू टपक रहे थे। अब ये चारों लड़के उसके बॉडी पे जो गैसोलीन होता है उसको डालते हैं और उस पे लाइटर लगा देते हैं। अभी भी जंको में जान थी, वो पेन को महसूस कर सकती थी। उस टाइम ये चारों उसके पैरों को जिंदा जला रहे थे। जलाने के बाद वो पूरी मर ना जाए इसलिए उसको बीच बीच में नैपकिन से पोंछ भी रहे थे। आप सोच रहे हो अभी भी वो उसको ज़िंदा रखना चाहते थे ताकि और टॉर्चर कर सके। लेकिन फाइनली अब गॉड ने जंगो के सामने देख लिया था, उसकी पुकार को सुन लिया था एंड अब ये टाइम था इस हेल को बंद करने का। एंड उसी टाइम फाइनली जंगो की आइज़ क्लोज हो जाती है, उसकी आईलिड्स पूरी डाइसोलेट हो जाती है। जब इन चारों को ये रियलाइज़ होता है कि जंको अब इस दुनिया में नहीं रही तो इंस्टेड ऑफ रिग्रेट ये चारों को उल्टा ये टेंशन आता है कि अब इसकी बॉडी को कैसे ठिकाने लगाना है। इंस्टेड ऑफ पैनिक ये चारों बैठते आराम से और डिस्कस करते हैं कि इसकी बॉडी के साथ क्या करना चाहिए। फिर फाइनली इन लोगों के माइंड में एक आइडिया आता है कि एक ब्लू ड्रम अरेंज करेंगे, उसमें जंको का बॉडी डालेंगे और सीमेंट का पूरा मिक्सचर तैयार करके, पूरी कंक्रीट का मिक्सचर तैयार करके इसमें डाल देंगे ताकि इसको कभी कोई ढूंढ ना पाए। इसको कहीं दूर जाके किसी कॉमन फालतू के जो प्लॉट होते हैं वहाँ पे डाल के आ जाएंगे। इस प्लानिंग के बाद हिरोशी मियानो जो कि स्टोरी का मेन कल्प्रिट था वो अपने एक दोस्त के पास से एक टेम्पो अरेंज करवाता है और एज पर प्लान एक ब्लू ड्रम और कंक्रीट का मिक्सचर। फिर जैसे उन लोगों ने डिसाइड किया था वैसे जंगो का बॉडी उसमें डालते, कंक्रीट डालते और फिर चार ये दोस्त और उसका हिरोशी का एक अलग दोस्त, ये पांचों मिलके एक प्लॉट में जाके इसके बॉडी को डाल के आ जाते हैं। और अब वापस घर आके इस घर को इस तरीके से वापस रिन्यू बना देते हैं। सारी चीज़ें जो जंको की पड़ी थी लेडीज़ के रिलेटेड वो सब हटा देते हैं, रूम को अच्छा कर देते हैं ताकि आगे भी किसी को पता ना चले यहाँ क्या हुआ था। यहाँ जंको के साथ इतना सब हो गया, इवन वो अब इस दुनिया में भी नहीं रही थी, लेकिन उसके मम्मी पापा और उसके भाई तो यही सोच रहे थे कि जंको अपनी मर्जी से कहीं गई है। वो तो बाय लक 23 जनवरी को मिज़ाटो की पुलिस हिरोशी और जो ओगुरा को अरेस्ट करती है एक बिल्कुल ही डिफरेंट केस के बारे में पूछताछ के लिए। और हिरोशी डर के जंको के बारे में सब बता देता है और पुलिस को लेके वो ब्लू ड्रम के प्लॉट में चला जाता है दिखाने के लिए। अगर उस दिन वो ये नहीं हुआ होता तो पता नहीं ये जंको का केस कभी बाहर आता भी या नहीं आता। जो ओगुरा और हिरोशी मियानो ऑलरेडी पुलिस के पकड़ में थे, लेकिन हिरोशी और जो के कहने पे शिंजी मिनाटो, यासुशी वटानाबे और शिनशिमा को भी उठा लिया जाता है। जब इन चारों को अलग अलग बिठा के मिज़ाटो की पुलिस अपने स्टाइल में पूछपरछ करती है तो एक ऐसा केस बाहर आता है जो अभी आप लोगों ने सुना। लेकिन अब तक जंको के पेरेंट्स और पूरा जापान इस केस से बिल्कुल ही दूर दूर तक कहीं कनेक्ट नहीं था। अभी जंको के पेरेंट्स को ये पता भी नहीं था कि उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। सबसे बड़ी गड़बड़ इस केस में तब होती है जब पता चलता है ये चारों की एज 18 से कम की थी और ये चारों माइनर थे। अब जापानीज कोर्ट माइनर के साथ वैसा ही बिहेव करती है जैसे इंडिया में किया जाता है, बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है उनको। लेकिन ये एक स्पेशल केस बन गया था जापान में उस टाइम और मीडिया और पब्लिक में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। इसीलिए जापानीज कोर्ट इस बार सज़ा कुछ ऐसी सुनाई जो कि सेटिस्फैक्ट्री तो नहीं है। कोर्ट ने फाइनली इन चारों को फाइनल कल्प्रिट माना। हिरोशी मियानो जिसको कि 17 साल की सज़ा सुनाई गई जो कि बाद में 20 साल कर दी गई। जो ओगुरा जिसको 8 साल की सज़ा मिली लेकिन फिर 9 साल की कर दी गई। तीसरा शिंजी मिनाटो जिसको कि 5 से 7 साल की सज़ा मिली। और चौथा यासुशी वटानाबे जिसको सेम 5 से 7 साल की सज़ा मिली। यहाँ पे जंको के पेरेंट्स का इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। उनको तो रियलिटी पता चल गई थी कि उनकी बेटी कहाँ थी, किस लेवल पे वो उसके साथ टॉर्चर किया जा रहा था और
सबसे दर्दनाक बात यह है कि जंको के जाने के बाद उसके स्कूल के प्रिंसिपल ने एक पूरा ही फनरल प्रोसेस रखा था जो कि स्कूल के ग्राउंड में ही हुआ था, और जंको की ग्रेजुएशन डिग्री भी उसके जाने के बाद उसके पेरेंट्स को दी गई। इवन इस केस के बाद याकुजा के लीडर्स ने भी अपना एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था कि ना तो हिरोशी से उनका कोई लेना देना था और ना उसके दोस्तों के साथ, और ना वो कभी भी किसी स्कूल स्टूडेंट को अपनी गैंग में इन्वॉल्व किए थे।